नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। 2 मई सन 2020 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आतंकवादियों ने आम नागरिकों को बंधक बना लिया है। सूचना प्राप्त होते ही 21 राष्ट्रीय राइफल की एक टीम अन्य सुरक्षा बलों के साथ इस मौके पे पहुंची, जहां उन्होंने आतंकवादियों को न केवल मार गिराया, बल्कि सुरक्षित आम नागरिकों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान और 2 ऑफिसर्स शहीद हो गए। सेना के ये 2 ऑफिसर्स जिनकी शहादत हुई, उनमें पहले थे मेजर अनुज सूद और दूसरे थे कर्नल आशुतोष शर्मा। आपको बता दें कि कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर भी थे। कर्नल आशुतोष शर्मा को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए 3 बार सेना मेडल भी मिल चुका है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कर्नल आशुतोष शर्मा के बड़े भाई श्री पीयूष शर्मा जी, जो हमें कर्नल आशुतोष की लाइफ के बारे में कुछ बातें बताएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पीयूष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एसएसबी क्रैक पे। थैंक यू सो मच किरण जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। पीयूष जी, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम एक ऐसे योद्धा के भाई से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और हम अक्सर ये खबरें तो बहुत सुनते हैं कि सेना में कहीं न कहीं किसी न किसी जवान की शहादत हो रही है और ऐसी मुठभेड़ के दौरान बहुत बार वीरगति प्राप्त करते हैं बहुत सारे सैनिक। लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर का लाइन ऑफ ड्यूटी पे जाके इस तरह से शहादत होना अपने आप में बहुत ही रेयर है। आप एज़ अ ब्रदर जब सुनते हैं उनकी वीर गाथा कर्नल आशुतोष शर्मा की, कैसा महसूस करते हैं? फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है, सिर ऊंचा हो जाता है, ये सुन के कि एक देश के लिए शहादत ली है और देश के लिए इतना बड़ा काम किया है और अपने जवानों को के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है, बिल्कुल, तो निश्चित ही बहुत गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। पीयूष जी, आपका और कर्नल आशुतोष में शायद बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है और शायद यही रीज़न भी है कि आप दोनों भाई से भी ज़्यादा फ्रेंड्स बनकर हमेशा साथ रहे। कैसा था कर्नल आशुतोष का बचपन? अगर आप हमसे शेयर कर सकें तो? हम में सिर्फ 1 साल 5 महीने का फ़र्क है हम दोनों भाइयों में, तो बचपन से ही हम दोस्त थे। भाई तो भगवान ने बनाया था, बट हम दोस्त थे और बचपन से ही हम साथ-साथ रहना, साथ-साथ स्कूल जाना। इवन कर्नल आशुतोष ने मेरी वजह से ही उनको जल्दी स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपना लंच करके नहीं आता था। कहता था मुझे भैया के साथ लंच करना है। तो वो छोटा था मुझसे, तो बट मदर ने देखा कि ये लंच नहीं करता है, तो उसको कर्नल आशुतोष का एडमिशन जल्दी कराना पड़ा। बहुत अच्छा बचपन था हमारा, बहुत हँसी-खुशी हम लोग ने बचपन व्यतीत किया और बहुत साथ-साथ बदमाशियाँ करी, शैतानियाँ करी, सीखा और बहुत प्यार था हमें। बिल्कुल। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी कर्नल आशुतोष की? मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे यूपी गवर्नमेंट में। सो हमारी जो पढ़ाई है पूरी उत्तर प्रदेश में हुई और ट्रांसफरेबल पोस्ट थी, तो उनका हर 3 साल बाद 4 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हमने उत्तर प्रदेश में कई-कई जगहों पे, अलग-अलग जगहों पे हमने स्कूल में पढ़ाइयाँ करी हैं। राइट। पीयूष जी, कर्नल आशुतोष के बारे में जितना पढ़ा है, उससे यही जाना कि उन्होंने 13th अटेम्प्ट में अपना एसएसबी क्लियर किया था। उनकी इस जी। एसएसबी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए? कर्नल आशुतोष को बचपन से एक ही पैशन था आर्मी में जाने का और यूनिफ़ॉर्म पहनने का, और यूनिफ़ॉर्म में भी आर्मी की यूनिफ़ॉर्म पहनने का। तो उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि मुझे किस हर तरह से प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो शुरू से ही जब से हमें लगा कि अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो रनिंग, पुशअप्स, चिन-अप्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना और उसके साथ-साथ जनरल अवेयरनेस और इन चीज़ों की तैयारी करना, ये हमेशा से आज कर्नल आशुतोष का वो रहता था। और पहली बार जब अटेम्प्ट दिया उसमें रिटन क्लियर हो गया, बट एसएसबी में नहीं हुआ, तो वो थोड़े से विचलित हुए।
फिर उसके बाद सेकंड बार दिया, फिर नहीं हुआ, थोड़ा परेशान हुए। बट जितनी बार भी वो रिजेक्ट होता रहा, उतनी बार भी ही वो मेंटली टफ होता रहा कि नहीं, मुझे सेलेक्ट ही होना है। जिद के पक्के थे वो। जी। तो बार बार वो रिजेक्ट होते थे और वो उतने ही और टफ हो जाते थे मेंटली कि मुझे सेलेक्ट होना है। एकेडमी एसएसबी सेंटर के गेट से बाहर निकल के एसएसबी सेंटर के गेट को सैल्यूट करते थे और बोलते थे एक दिन मैं जरूर आऊँगा वापस। बिल्कुल, और शायद इसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण उनकी सिलेक्शन हुई और उन्होंने अपनी फ़ौज का करियर भी ऐसा जिया कि सबके लिए वो प्रेरणादायक है। लेकिन पीयूष जी, जैसे आपने बताया कि वो बचपन से एक आर्मी ऑफ़िसर बनना चाहते थे, लेकिन कहीं से तो मोटिवेशन मिली होगी उनको। आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई आर्मी में है? हमारी फैमिली बैकग्राउंड में भी लोग आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, कोस्ट गार्ड्स में हैं ओके। और सैनिक स्कूल भी, हम लोगों ने सैनिक स्कूल के भी एग्ज़ाम दिया था। सो जी। शुरू से ही मोटिवेशन फैमिली में भी था। उस टाइम पे परमवीर चक्र करके एक सीरियल आया करता था टीवी पे, हमें वो बहुत इंस्पायर करता था। और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें इस तरह की बुक्स ला के देते थे जिसमें कि परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में हो, शूरवीरों के बारे में हो, महाराणा प्रताप के बारे में हो। तो ये प्रेरणा परिवार से ही आई। हमारी मदर बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, वो भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने भी एनसीसी और ये सब किया हुआ है। तो माँ हमारी बहुत प्रेरणा स्रोत थी। फादर हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। तो पूरे घर का एक सपोर्ट था और एक साथ में हमारे पैशन को जीने का एक वो था कि आर्मी में जाने के लिए। जी। पीयूष जी, मैंने आपका एक्चुअली एक इंटरव्यू पढ़ा और उसमें मैंने ये जाना कि किसी भी लेडी के लिए जब सबसे बुरा शायद जो कोई समय होता है वो यही होता है जब उसे पता चलता है कि उनके पति शहीद हो गए। और ये एक ऐसा पल होता है, मुझे लगता है गर्व की अनुभूति तो बहुत बाद में आती है। उससे पहले जब आप सुनते हैं कि शहादत के बारे में, तो आप एक तरह से झकझोर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी 1 मिनट के लिए ख़त्म होने सी लगती है। बट आपका मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें मैंने सुना कि आपने कहा कि जब आप कर्नल आशुतोष की वीरगति के बाद मिसेज़ आशुतोष से मिलने के लिए गए, तो जो सबसे पहले काम उन्होंने गाड़ी में बैठते ही किया वो था मेजर अनुज सूद की वाइफ़ से बात करना। एज़ अ सिविलियन आपको मिसेज़ आशुतोष का आपके भाई के जीवन में कितना बड़ा रोल लगता है? देखिए, आर्मी ऑफिसर की वाइफ जो है वो हमेशा डबल रोल में होती है। बिल्कुल। उसको अपना परिवार संभालना होता है, अपने परिवार में एक आदर्श बहू, आदर्श माँ, आदर्श बेटी बन के रहना पड़ता है। जी। साथ में आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ को भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ता है। जी। चाहे वो जवानों के फैमिलीज़ का वेलफेयर हो, चाहे उन लोगों को कुछ सिखाना हो, उनको डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में। सो आर्मी बेसिकली इज़ अ बिग फैमिली, दिस इज़ नॉट अ जॉब। राइट। सो पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, आर्मी ऑफिसर के फैमिली इन्वॉल्व रहती है, तो उसको वो भी रोल प्ले करना पड़ता है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आर्मी के सिपाही को, सोल्जर को, ऑफिसर को, जवान को तो ट्रेनिंग दी जाती है टफ बनने के लिए मेंटली एंड फिजिकली, बट जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ होती हैं वो साइलेंट रैंक होती हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ एनवायरनमेंट से, अपने हस्बैंड के काम से, उनकी वेलर से, उनके काम करने के तरीके से ही अपने को मेंटली इतना स्ट्रांग कर लेती हैं कि उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। सो जब मैं पल्लवी को लेने गया उसके घर पे, पल्लवी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप आ जाइए मुझे लेने, और शायद थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। जी। तो गाड़ी में बैठते ही उसने सबसे पहला फ़ोन मेजर अनुज सूद की वाइफ को किया जी। और बोला कि आप कैसे हो? तो उधर से उन्होंने बोला कि मिसेस कर्नल आशुतोष भी नहीं रहे और आप मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसी हूँ। तो जी। उन्होंने बोला कि अगर कर्नल आशुतोष होते तो वो भी यही कहते कि पहले अनुज की वाइफ से पूछो कि वो कैसी है। तो मैं वही बिल्कुल। काम कर रही हूँ। तो बीइंग द सीईओ वाइफ, द नंबर 1 लेडी ऑफ द यूनिट, उसको ये भी रोल अदा करना था, तो वो इस रोल से भी पीछे नहीं हटी। बिल्कुल। और अमूमन एक्चुअली बहुत ईज़ी नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में आप किसी दूसरे के लिए सोचना, जब आप खुद उसी दर्द से गुज़र रहे हो।
बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आदमी अपने लिए ही सोचता है उस टाइम पे, दूसरों का तो ख़्याल भी नहीं आता है। बट दैट इज़ व्हाई हमारा जो आर्मी है, हमारी जो फ़ोर्सेस हैं और उनकी फैमिली हैं, उनको सैल्यूट बनता है। एंड दैट इज़ व्हाट जो कहते हैं कि इंडिया की आर्मी है, बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी है। दिस इज़ हाउ वी स्कोर ओवर ऑल अदर आर्मी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, एक फ़ौजी के पीछे शायद जो सबसे बड़ी शक्ति है वो उसका परिवार ही है। अगर वो बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल, फ़ौजी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। पीयूष जी, जितना हमने कर्नल आशुतोष के बारे में पढ़ा, उसके हिसाब से उनका ऑलरेडी वैसे आरआर का टेन्योर एक बार उन्होंने अपना फिनिश कर लिया था और ये वाला टेन्योर उन्होंने खुद ऑप्ट किया है जाने के लिए। तो एज़ अ फैमिली मेंबर आपको क्या लगता है, मतलब क्या प्यार था उनका ऐसा राष्ट्रीय राइफल से कि उन्होंने दोबारा ऑप्ट किया जाने के लिए? और इनफैक्ट ये वाला टेन्योर भी उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था उनका टेन्योर। वो क्या है, एक कॉम्बैट सोल्जर था। वो हमेशा बात भी इन्हीं चीज़ों की करता था, जो उसके सीनियर कलीग्स थे, वो वही सीनियर कलीग्स उनको लाइक करता था, जो हार्डकोर फौजी हैं। और वो उन्हीं की बात बताता था। वो अपने यूनिट के एक और सीओ साहब जो कि शहीद हो गए थे 21 आरा के ही, उनके बारे में बहुत प्रेज़ करता था। तो उसके दिल, दिमाग, ज़हन में ही सिर्फ़ एक फ़ौज और उसका जज़्बा था। और वो पहली बार भी राष्ट्रीय राइफ़ल में वॉलंटियर करके गया था और सेकंड टाइम फिर उसके काम के बाद उसको बोला गया था कि आपको यहीं आना है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड नॉट ओनली इन द आर्मी या आर्मी के जवान या ऑफिसर्स के लिए नहीं, मिलिटेंट्स के लिए नहीं, बट हंडवारा के लोग, जहाँ जो उसका एरिया जहाँ पे वो यूनिट बेस्ड है, वहाँ के लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। आज भी लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे पास अलग-अलग मीडियम से जुड़े हुए हैं। एंड इवन मुझे एक साहब ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी की शहादत पे लोग रोए हों, कश्मीर के लोग रोए हैं, इतना लोग उनको प्यार करते थे। और वो प्यार सिर्फ़ इसलिए करते थे क्योंकि वो लोगों को वहाँ बहुत प्यार करते थे। और बिल्कुल। उन्होंने वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, बच्चों को बहुत मोटिवेट किया और यंगस्टर्स को बहुत पढ़ाते थे, सिखाते थे, उनको उनकी जो ज़रूरतें होती थी, उनको पूरा करते थे। तो पूरा हंडवारा या कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर ही उनकी एक फैमिली जैसा था। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है सभी को जानने का भी होना चाहिए कि फ़ौजी का एक दूसरा पहलू भी है और वो है ये कि आम लोगों के साथ कैसे अपनी कनेक्टिविटी रखना, और बीइंग अ सीओ तो मुझे लगता है उनकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन उनके ऊपर हम यूजुअली सैनिक को इसी रूप में देखते हैं कि लड़ाई करेंगे या आतंकवादियों से मुठभेड़ होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आम लोगों के साथ अपना एक कनेक्शन रखा और शहादत भी दी, तो लोगों को बचाते-बचाते हॉस्टेजेस को रिलीज़ करवाया, अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ी बात है। पीयूष जी, एक और चीज़, कई बार एज़ अ बीइंग अ सोल्जर्स फैमिली भी मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि बहुत बार जब कश्मीर की पोस्टिंग का नाम भी आता है, यूजुअली लोग हर जगह पोस्टिंग होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं न कहीं पोस्टिंग्स आती हैं, बट इतनी चिंता नहीं होती और पोस्टिंग्स में, जितना हमें लगता है कि कश्मीर का नाम सुनते ही रहता है कि ओह! कश्मीर में पोस्टिंग आ गई है, अभी वो घबराहट के 2-3 पल और ज़्यादा हो जाते हैं। आपके मन में क्या विचार आते थे जब वो वहाँ पोस्टेड थे? हमें बहुत खुशी होती थी, बड़ा फ़क्र होता था कि सबसे पहली बात कि जो कर्नल आशुतोष चाहते हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि इससे बड़ा देश सेवा का कोई और मौका नहीं हो सकता है। जी, जहाँ और लोग जाने के लिए कतराते हैं या फैमिली को लगता है कि वो है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या है, जब हम कश्मीर से दूर बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद कश्मीर में पता नहीं कितनी गोलाबारी हो रही होगी, घर से बाहर भी निकल पा रहे होंगे कि नहीं होंगे। मैं बिल्कुल। बहुत फ्रीक्वेंटली कश्मीर जाता रहता हूँ जी, और बिलीव मी, बहुत गिने-चुने लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में वो हैं। अदरवाइज़ कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। जी, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आपकी इज़्ज़त करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। आप किसी से बात करो, वो आपको अपने घर खाना के की लंच पे, डिनर पे इनवाइट करेंगे। और बहुत ही उनके जो मैनर्स हैं, जो उनकी वो है, बहुत ही अच्छी है। जी, तो कश्मीर ऐसा नहीं है जैसा नॉर्मली दिखाई देता है। वो एक जी, अलग बात है कि आप हम यहाँ बैठे रहते हैं और जो न्यूज़ या हम इन्हीं को सुन के वो करते हैं। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं
बहुत ज़्यादा खुदा को मानने वाले लोग हैं, दे आर वेरी गुड पीपल एक्चुअली। तो हमें बड़ा फ़क्र होता था और अच्छा लगता था कि जो वो चाहता है, जिसके लिए वो इतने टाइम से जाना चाह रहा था, वो आज वो वही कर रहा है। और हमारे दिल-दिमाग में कभी डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं आई, जबकि हमें पता होता था कि वो हर दूसरे-तीसरे दिन किसी ऑपरेशन में होता है। जी। वही वाली बात दोबारा से है कि अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो फिर सोल्जर को अपने आप ही वो स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। मुझे आज भी ध्यान है कि जब आशु पहली पोस्टिंग पे जा रहा था, तो मैं आशु को गाड़ी से छोड़ने जा रहा था और साथ में पल्लवी थी और वो आशु का पहली पोस्टिंग थी। तो पल्लवी ने बोला आशु से कि आशु, चुन-चुन के एक-एक आतंकवादियों को मारना। ये हुँ, सपोर्ट होता है फैमिली का और बिल्कुल, ये एक फौजी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। फौजी बिल्कुल, अगर फैमिली की तरफ से अपने माइंड में उसके कुछ वो नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दे सकता है। और बिल्कुल, यही कर्नल आशुतोष का ही तरीका भी था कि वो अपने जवानों से, अपने यंगस्टर्स के साथ इतने इन्वॉल्व रहते थे, उनको देखते थे कि उनको प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग या प्रोफ़ेशनल कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, साथ में फैमिली के बारे में। उनको एक-एक जवान ऑफ़िसर की फैमिली के बारे में पता होता था, इसकी फैमिली में कितने लोग हैं, बच्चा क्या कर रहा है, बिटिया हुँ, क्या कर रही है। और जहाँ पे भी उनको लगता था कि किसी का बच्चा, किसी जवान का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, तो वो उसके लिए उस जगह पे इंजीनियरिंग की कोचिंग की तैयारी बोलते थे। किसी का पता लगा कि किसी का बच्चा आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो वहाँ पे अपने यूनिट में कोई ना कोई जानता हुआ होता था, उसको बोलते थे कि इसको आप पढ़ाओ। बिल्कुल। तो अगर आप फैमिली की तरफ से एक फौजी फ्री है, तो वो और अपना अच्छे से टाइम दे सकता है, अपना माइंड दे सकता है। बिल्कुल और इसीलिए शायद वही जो आपने पहले कहा कि आर्मी इसीलिए कहते हैं कि आर्मी कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, इट्स अ फैमिली। फ़ौज के अंदर द मोमेंट आपकी शादी हो जाती है, किसी फ़ौजी चाहे जवान हो, चाहे ऑफ़िसर से हो, तो वो आप फ़ौज एक अलग ही परिवार है। आपका एक अपना घर का परिवार अलग है, लेकिन फ़ौज अपने आप में एक परिवार है, जहाँ पे हर फ़ौजी, हर किसी भी धर्म से आता हो, सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, सबके दुःख-सुख सब इकट्ठे सेलिब्रेशंस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल। पीयूष जी, कर्नल आशुतोष को एक सैनिक के रूप में सबने जाना, सबने पहचाना। पर वो एक बेटे, एक भाई और एक पति और एक मतलब कैसा था उनका व्यक्तित्व एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक पिता के तौर पे? देखिए क्या है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कर्नल आशुतोष की फौजी लाइफ के बारे में, उनके वैलर के बारे में, उनके करेज के बारे में, देश सेवा के बारे में सब ने जानते हैं। पर आप ये भी मानेंगी कि ये बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना होता है, जी, एक अच्छा फैमिली मैन बनना होता है। जी, बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट इस इंटरव्यू को देखेंगे, जी, तो मैं उनको यही बताना सबसे पहले चाहूँगा कि फर्स्ट बी अ गुड फैमिली मैन। क्योंकि खासकर इंडिया में जो फैमिली सिस्टम है, उससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। बिल्कुल, उससे अच्छा सिखाने के लिए आपको कहीं ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा तो आपको अपनी जनरल नॉलेज या बाकी चीज़ों की तैयारी करनी है, बट एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा ऑफ़िसर बनने के लिए फैमिली से बड़ा, आपके समाज से बड़ा कुछ नहीं है। तो आशु वाज़ अ वेरी गुड फैमिली मैन। मतलब हर जना इंतज़ार करता था घर में कि चाचू कब आएगा, मामा कब आएँगे, पापा कब आएँगे, आशु। सो हर जने को पता होता था कि वो उनको उस तरह से बातें करेंगे, घुमाएँगे, खेलेंगे, बदमाशियाँ करेंगे। तो ही वाज़ अ कंप्लीट फैमिली मैन। हमारी पूरे परिवार का एक न्यूक्लियस था। जब भी वो आ जाता था तो बस पूरा परिवार उसके चारों तरफ बैठा होता था और बातें सुन रहा होता। चाहे वो देर रात 2-3 बजे तक हो, चाहे किसी भी टाइम हो, फिर वो टाइम कुछ नहीं होता था। बस वो लंच ब्रेक और टी ब्रेक होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। ही वाज़ अ एक्सीलेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही हँसमुख, बहुत ही हेल्पिंग नेचर और बच्चों को बड़ा इंतज़ार रहता था। उनकी बिटिया को बहुत इंतज़ार रहता था, पल्लवी को बहुत इंतज़ार रहता था। सो सब पूरी फैमिली, माँ से बातें करना, माँ को हँसाना, परेशान करना, छेड़ना, माँ तुम्हें लेके चलूँगा आपके जब ऑपरेशन होगा मेरे साथ। तो ही वाज़ अ कंप्लीट फैमिली मैन एंड बिलीव मी यू कांट हैव डबल फेस। आप 2 फेस नहीं रख सकते कि आप फैमिली में अच्छे हो, तो आर्मी में बुरे हो, अपने प्रोफ़ेशन में बुरे हो या प्रोफ़ेशन में अच्छे हो और घर पे बुरे हो। तो बिल्कुल। आपको एज़ इट इज़ रहना पड़ेगा। आपको अपने रियलिटी में रहना पड़ेगा हर टाइम।
सो जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी सिखलाई आज की मैं जो देना चाहूंगा कि बी अ गुड फैमिली मैन। इफ यू आर अ गुड फैमिली मैन, आपका बहुत सारी हर्डल्स नॉट ओनली टू क्रैक दी एसएसबी बट टू बी अ गुड ऑफिसर सारी पूरी हो जाती बिल्कुल। और कर्नल आशुतोष अपने घर में सबसे छोटे थे? है। आप जी, भाई वो बहन? हम 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। बहुत शैतान, बहुत हंसमुख और बहुत ही अच्छा बच्चा। सबका ख्याल रखना, उसको पता होता था किसको क्या चाहिए, वो सब माइंड रीड करता रहता था। फ़ोन पे बात करते-करते उसको सब पता रहता था। तभी शायद कहते हैं कि अच्छे लोगों की ज़रूरत सिर्फ़ यहाँ पे ही नहीं होती, भगवान को भी होती है। और बिल्कुल, इसी इसी बिल्कुल। कारणवश भी कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब ज़िंदगी तो बहुत छोटी-सी बिताई है, लेकिन इतनी छोटी ज़िंदगी को वो इतना बड़ा करके गए हैं कि वो आने वाले कितनी पीढ़ियों तक बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अ, पीयूष जी, हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के, जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से तैयारी कर रहे हैं एसएसबी की, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक-एक ठीक है। करके। तो सबसे पहला प्रश्न है बंदिता का, और ये मध्य प्रदेश से हैं और ओटीए की एस्पिरेंट हैं। ये बोल रही हैं कि सर, स्टोरी ऑफ कर्नल आशुतोष शर्मा हैज़ मोटिवेटेड मी अ लॉट and I'm preparing for the CDS examination. I got conference out 3 times and I'm totally confused and low in confidence. Please suggest me something. बेटा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है बंदिता। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपको लगे कि आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहे हो, गूगल करके कर्नल आशुतोष शर्मा की फ़ोटो निकाल के देखना और कहना कि जब ये 13th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत रीज़न रहा होगा मुझे लगता है, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना? तो अपने ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी पे ध्यान दो। ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी एक ऐसी चीज़ है जो आप ओवरनाइट नहीं ला सकते या आप आर्टिफिशियली अपने अंदर नहीं ला सकते। बिल्कुल। आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आप सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म हो, और वो आपको अभी से इसी वक़्त से सोचना होगा। जिस बिल्कुल। दिन आप अपने अंदर ये सोच लोगे कि आप एक सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म हो मेरी तरह, उस दिन से आप ऑफिसर बनने की रास्ते पे आ जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटी होती है? टीम बिल्डिंग, लोगों से काम करवाना, लोगों को काम करके दिखाना, लीड बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, मोटिवेट करना, हार्ड वर्किंग, सबको साथ लेके चलना, रिस्पेक्ट करना, ये सब आपकी फैमिली में ही शुरू हो जाता है ना। जिस दिन आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपने अंदर सोचोगे मुझे डेवलप करना है, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जी। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, दे आर द लिविंग गॉड। मैंने राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, किसी भगवान को नहीं देखा, बट मैंने अपने माँ-बाप को देखा है, दे आर द लिविंग गॉड। बिल्कुल। रिस्पेक्ट देम, उनको जाके हग करो, प्यार करो, आशीर्वाद लो। आप देखो आपके अंदर कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएँगी, बिल्कुल। आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी दूर होगी। अपने भाई-बहनों के साथ काम करो, टीम बिल्डिंग के काम करो, प्लांटेशन करो। आप अंदर से ही अपने आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप होने लगे एंड यू विल बी थ्रू। डोंट वरी, कीप फेथ इन योरसेल्फ। हर बार जीतने के लिए लड़ो, हारने के लिए मत लड़ो। जी। दूसरा प्रश्न है निश्चय का, ये दिल्ली से हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ये पूछते हैं कि सर, एज वी नो कर्नल आशुतोष शर्मा हैज अटेम्प्टेड मल्टीपल एसएसबी इंटरव्यूज, हाउ वाज हिज माइंडसेट ड्यूरिंग कांस्टेंट फेलियर इन एसएसबी? अक्सर हम निराश भी हो निश्चय, जाते हैं। हाँ, निश्चय। कहते हैं निश्चय कर अपनी जीत करो। तो ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। सो निराश निराशा लगती है ऐसी बात नहीं है। जब वो रिजेक्ट होके आता था और मैं उसको स्टेशन पे लेने जाता था, तो मुझसे गले लग के रोता था, और मैं उसकी आँखों से देख के ही पता लगा लेता था कि वो 2 रात 3 रात से जब से वो ट्रेन में आ रहा है, वो रास्ते पर रोता ही हुआ आया है। अदरवाइज़ क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो बच्चे कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, वो बड़े मस्ती करते हुए आते हैं और उनमें एक वो बन जाता है, पहली बार जो रिजेक्ट होता है वो लेफ्टिनेंट, दूसरी बार कैप्टन, थर्ड बार मेजर। तो वो आपस में जब हर बार एसएसबीज़ में मिलते हैं तो कहते हैं ये मेजर साहब हैं, ये लेफ्टिनेंट साहब हैं, ये कर्नल साहब हैं, मतलब ये इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हैं। तो वो एक उस चीज़ को एक लाइटर मोड में लेते हैं। लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बट
जब आशु को मैं देखता था स्टेशन पे लेने जाता था तो उसकी आंखें लाल होती थी, मुझे समझ में आ जाता था कि वो पूरे रास्ते रोता हुआ है, और वो उतना ही मेंटली स्ट्रांग होता जा रहा था। मुझसे गले लग के रोता था, कहता था भैया देखना मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा जिसपे पूरे देश को गर्व होगा, पूरे घर खानदान का नाम ऊंचा करूंगा। सो एवरी टाइम ही वाज बिकमिंग मोर स्ट्रांग, मोर कमिटेड, एंड ही वाज वर्किंग मोर हार्ड। एक चीज और मैं आपको बताऊं, पहले अटेम्प्ट से लेके 13th अटेम्प्ट तक वो हर रिटर्न में क्लियर हुआ, हर रिटर्न उसने क्लियर किया। उस टाइम पे कंप्यूटर का जमाना नहीं था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे अखबार में रिजल्ट आता था यूपीएससी का। जी। तो शुरू में एक दो बार तो वो अखबार लेने गया, उसमें अपना रोल नंबर देखा, आके बताया मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। उसके बाद फिर वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेने नहीं जाता था, या तो उसके किसी फ्रेंड का फोन आता था और वो बताता था आशु तेरा सिलेक्शन हो गया, या डायरेक्ट यूपीएससी से कॉल लेटर आ जाता था कि आपको इस एसएसबी सेंटर पे रिपोर्ट करना है। उसको अपनी मेहनत पे, अपने काम पे इतना विश्वास था कि उसको पता था कि मैं रिटर्न तो क्लियर हो ही जाऊंगा। वो कहता था भैया ये तो मेरी मेहनत का वो है। सो फर्स्ट टू 13th अटेम्प्ट नॉन स्टॉप विदाउट एनी एक्सेप्शन वो सेलेक्ट होता था। तो आप ये देखिए मेहनत और लगन। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि उसने इस बीच में कोई फॉर्म नहीं भरा। डेडिकेशन। 6.5 साल का टाइम होता है, 6.5 साल का टाइम होता है। आपके साथ के जो लोग पास आउट, जो ग्रेजुएशन करके निकले होते हैं, कोई डॉक्टर बन चुका होता है इस टाइम में, कोई इंजीनियर बन चुका होता है, कईयों की शादी भी हो चुकी होती है, कोई बिजनेस करने लगता है। तो आप सोचिए कि कितना प्रेशर होता है, आपका खुद का प्रेशर, समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर। हर जना कहता है भाई नहीं हुआ सिलेक्शन, कुछ और कर लो। बिल्कुल। ऐसे टाइम में अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना, अपनी साइकोलॉजी को और एनहेंस करना, बेटर करना, बहुत टफ और चैलेंजिंग काम है। सर ये जो 13 अटेम्प्ट हैं ये सीडीएसई के हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कितना टाइम मतलब उसमें कंज्यूम, और एक भी 6.5 फॉर्म नहीं साल, भरना। बिल्कुल 6.5 साल फॉर्म भरना, और हर तरह के प्रेशर। आदमी का सबसे बड़ा तो इनबिल्ट प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चय कर अपनी जीत चुनो, एकदम डिटरमाइंड हो जाओ। बिल्कुल। अगला प्रश्न है सर कमल का उत्तराखंड से, और ये सीडीएसई की तैयारी कर रहे हैं, और ये पूछते हैं कि आई वांट टू जॉइन आरआर लाइक आशुतोष शर्मा सर, प्लीज टेल मी हाउ वन कैन जॉइन द राष्ट्र राइफल्स। कमल, कहते हैं कि क्या आप हाथी खा सकते हो? तो उसका आंसर है हाँ। ऐसे छोटे छोटे पीस करके। तो यू कैन ईट एन एलिफेंट बट 1 पीस एट ए टाइम। पहले कमल सीडीएस में या आर्मी में सेलेक्ट हो, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दो, देन यू विल गेट अ गुड यूनिट, राइट। उसके बाद फिर आप आरआर में जाओगे। हमेशा एंड आप, ठीक है, इट इज़ वेरी गुड। आप कह रहे हो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी मूवीज सीरीज और बनती हैं। तो कोई कहता है मैं एसएफ में जाऊंगा, कोई कहता है मैं आरआर में जाऊंगा। आशु के बाद से लोगों ने आरआर को बहुत जाना है, बहुत अच्छे से जाना है, और बहुत एक समझ में आया है कि आरआर में कितना ग्लोरियस जॉब है, कितना पैशनेट जॉब है, क्या उसका वो है। इसी तरह से लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर मैं एसएफ में जाना चाहता हूँ, मैं मार्कोस बनना चाहता हूँ, मैं गरुड़ कमांडो बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए 1 स्टेप एट ए टाइम, टेक बेबी स्टेप्स। पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, एकेडमी में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, फिर एक अच्छी यूनिट में आपको लिया जाएगा, और उसके बाद यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर आरआर। यू हैव टू हैव अ ग्रेट फायरिंग कॉम्पिटेंस। आपकी फायरिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका फिजिकल एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो कमल, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है, डेफिनेटली आप आरआर में चले जाओगे। सर अगला प्रश्न है सुष्मीत का उत्तराखंड से, और ये पूछते हैं कि सर माय ड्रीम इज टू जॉइन 21 आरआर, व्हाई 21 आरआर इज कॉल्ड ट्रिपल सेंचुरियन, एंड आई सॉ दिस रिटन ऑन कर्नल आशुतोष शर्मा's कैप। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये इसी के लिए एक फौजी जीता है और एक शहादत देता है। जी। नाम
नमक और निशान, इन 3 चीजों के लिए ही फौजी जीता है और शहादत देता है। और ये नाम नमक निशान एक सोल्जर के लिए नहीं होता, एक सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म के लिए भी होता है। आज आप लोग सुष्मित, अभी आप सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म बनो, और क्या आपका नाम है? आपका परिवार का नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपके घर खानदान का नाम, आपके देश का नाम। नमक, आप घर में जो आप नमक खाते हो अपने घर का, माँ बाप आपकी मेहनत करते हैं और वो आपको 2 वक्त की रोटी देते हैं, बहुत अच्छे से पालते हैं, और अपने से अच्छा, हर माँ बाप की इच्छा ये होती है कि जो मैंने जिस तरह से अपना बचपन गुजारा है उससे अच्छा मैं बचपन, तो हम उस घर का नमक खाते हैं। और निशान, हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा देश। तो ये सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म के लिए भी यही चीज है। इसको अच्छे से करो तो आप फौज में जाओगे, क्योंकि सारा खेल आपको एसएसबी क्रैक जैसा वंडरफुल प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आपको वो इतना कुछ सिखाते हैं। दे आर दी बेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई वुड से। इसके साथ जो आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है अपने साइकोलॉजी पे, क्योंकि आपके साथ जिस दिन वो पीआईक्यू आपसे भरवाएंगे, फॉर्म जो भरवाएंगे सबसे पहले दिन आपसे भरवाते हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का, आप उसमें क्या लिख रहे हो वहीं से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छे फैमिली मैन नहीं हो और आप लिखते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूं, वो आपको 5 दिन में सब बाहर निकाल देंगे कि आप कितना प्यार करते हो और कैसे करते हो। और पहले दिन फॉर्म भरने से पीआईक्यू से और लास्ट दिन तक वो हर चीज को कोरिलेट करेंगे आपके अंदर देखेंगे कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग क्या है, किस ग्रेड में आप रेट करते हो। तो वो आप एसएसबी में जाके ऑफिसर नहीं बन सकते, उसकी तैयारी तो आपको अभी से मेंटली करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इन चीजों को आप अभी से अपने जहन में ले आओ। मैं अपने आप को सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म कहता हूं, क्योंकि मैं भी आर्मी में जाना चाहता था बट किसी वजह से नहीं गया। आपको भी वही बनना पड़ेगा तो आप भी बन जाओगे। आरआर, कमिंग टू आरआर, आरआर जो है 65 राष्ट्रीय राइफल बटालियंस हैं जो सीआई ऑप्स, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लगी हुई हैं इंडिया की। एंड 65 बटालियंस में 21 आरआर एक डिफरेंट आरआर यूनिट है। डिफरेंट इन द सेंस कि 1 मई 1994 को 21 राष्ट्रीय राइफल का गठन हुआ था, और तब से लेके अब तक उन्होंने 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे हैं। The only RR unit amongst 65 RR यूनिट में से, बटालियंस में से अकेली 21 राष्ट्रीय राइफल एक ऐसी बटालियन है जिसने 300 से ऊपर आतंकवादी मारे हैं। इसीलिए वो गर्व से अपने कैप पे लिखते हैं ट्रिपल सेंचुरियन, बिकॉज ट्रिपल सेंचुरी, 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे हैं। देखिए क्या प्राइड लेते हैं, क्या गर्व से वो कहते हैं। यही प्राइड हमें अपनी फैमिली का लेना चाहिए, हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप किसी भी सोल्जर से पूछोगे ना तो वो एक ही चीज कहेगा, मेरी यूनिट सबसे अच्छी है, मेरी यूनिट में ये होता है, मेरी यूनिट में ये होता है। और हर सोल्जर, हर यूनिट को, नॉट ओनली आरआर, आप किसी से पूछोगे, महार वाले से पूछोगे, महार यूनिट सिखलाई से बोलोगे तो वो कहेगा, गार्ड्स वाले से कहोगे तो वो बोलेगा, आर्टिलरी वाले से, क्योंकि उनको सिखाया यही जाता है कि यू आर दी बेस्ट एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो ये कन्विक्शन होता है, उसको दिखता है कि मेरा ही सबसे अच्छा है और मुझे अपनी यूनिट के लिए ही अब सब कुछ करना है। तो इसीलिए उनको ट्रिपल सेंचुरियंस कहते हैं, क्योंकि दे आर दी ओनली राष्ट्रीय राइफल जिसने कि 300 प्लस मिलिटेंट्स मारे हैं। और अभी एक और उसमें फेदर इन द कैप ऐड हो गया है 21 आरआर के, कि पहला एक सीईओ ऐसा है 21 आरआर का जिसको 3 सेना मेडल मिले हैं। बिल्कुल, 3 सेना मेडल गैलेंट्री, ओनली राष्ट्रीय राइफल इन द एंटायर 65 राष्ट्रीय राइफल्स। बिल्कुल। और ये समय की पता नहीं विडंबना मैं इसे कहूँ कि क्या कहें, कि 1 मई, जैसा आपने बताया कि 1 मई को 21 आरआर का रेजिंग डे रहता है और 2 मई को कर्नल आशुतोष ने शहादत दी है। रेजिंग डे से बिल्कुल अगले दिन, और वो इकलौते ऐसे सीईओ हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी पे शहादत दी है। बहुत गर्व की अनुभूति भी होती है, लेकिन साथ ही साथ कई बार मन विचलित भी होता है कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस
और इतना इतना प्रेरणादायक उनका ये सफ़र रहा है। मैं हमेशा ट्विटर पे लिखता हूँ कि इट्स अ बैलेंस बिटवीन लाइफ प्राइड एंड पेन। बिल्कुल, बिल्कुल। So myself, the entire family, and all the well-wishers like you across the globe country, they all are balancing the life between the pride and the pain. And it बिल्कुल, is the pride which takes over most of the time. But yes, the pain is also an integral part. Losing somebody, losing your brother, losing your childhood friend, losing your family member, is a big pain also, but the way he has departed, जिस तरह से उसने राइट, शहादत दी है, जिस तरह से उसने देश को वो किया है, तो उसके आगे फिर वो पेन हमें अलग रखना पड़ता है, अलग समय के लिए रखना पड़ता है, बिल्कुल, और गर्व की बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। हमारी लास्ट टाइम आशु से बात भी 1 मई को ही हुई थी। उसका जिस दिन यूनिट का रेसिंग डे था, उस दिन उसने सुबह अपनी यूनिट में हवन किया था। जी, काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है, बट कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से सिर्फ उसने हवन किया। उसने अपनी यूनिफॉर्म में हवन करते हुए फिर फोटो हमें भेजी थी, और उसी टाइम हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि भैया मैं रात भर ऑपरेशन में था, अभी सुबह आया हूँ, और आके अब मैंने नहा धो के ये हवन किया है। वो फोटो भेजी थी और हमारी फ़ोन पे तभी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी। और क्या एग्ज़ाम्पल सेट किया है उन्होंने, आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करके गए हैं वो। पीयूष जी, अगला प्रश्न है किशोर का, आंध्र प्रदेश से, और ये पूछते हैं कि सर, हाउ कर्नल आशुतोष शर्मा वाज़ इन चाइल्डहुड? हैव यू एवर हैड अ फाइट लाइक अदर सिबलिंग्स, एंड इफ यस, हू यूज्ड टू विन? कर्नल आशुतोष शर्मा बचपन में बहुत शैतान थे, और बहुत ही मेहनती थे, अपनी धुन के पक्के थे, और बहुत ही हेल्पिंग एटीट्यूड वाले थे। हमारी आशु की सारी बदमाशियाँ, शैतानियाँ और लड़ाइयाँ सब साथ-साथ हुई। हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, थोड़ी नहीं खूब लड़े हैं हम लोग। और लड़ाई में वही जीतता था। मैं बड़ा भाई था, तो मैं शायद उसको थोड़ा-सा वो टॉलरेट कर जाता था, या बड़े भाई के होने के नाते एक अलग वो होता है, तो पैम्परिंग। लड़ाई में वही जीतता था। बट इसके साथ एक चीज़ और आपको बताऊँ कि हमारी एक बड़ी सिस्टर भी हैं, तो जब वो हमें लड़ता हुआ देखती थी, तो आके हमें छुड़ाती थी, और जब वो छुड़ाती थी, तो हम दोनों मिलके उनके साथ लड़ाई करने लगते थे। तब हम दोनों भाई एक हो जाते थे। मैं हमेशा कहता हूँ, बचपन में लड़ना भी चाहिए, बदमाशियाँ भी करनी चाहिए, शैतानियाँ भी करनी चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो फिर बचपन क्या है? बिल्कुल, फिर प्यार क्या है? हमने जितनी बचपन में लड़ाई करी, उससे कहीं ज़्यादा प्यार है। तो बिल्कुल, ये भी एक बचपन का ही एक फीचर है, पार्ट है, आप इसको ना हटा सकते। न मेरे बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, तो मैं कभी उनको मना नहीं करता। दे शुड डू इट। किसने नहीं करी है? बिल्कुल, तभी प्यार होता है। कभी कभी मुझे आज भी ध्यान है, एक बार उसने मुझे मारा, मेरे खून निकलने लगा। इमीडिएटली फिर वो भागा हुआ गया, मेरी ड्रेसिंग करी, कुछ किया। एक बार हम लोग साथ में बैडमिंटन खेल रहे थे, वॉल के दूसरी तरफ शटलकॉक चली गई, मैं उसको लेने गया, मैं वॉल पे से गिर गया दीवार की दूसरी साइड में, और मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मैंने वहाँ से आशु को आवाज़ दी, आशु वॉल पे चढ़ा, दीवार की दूसरी तरफ उतरा, उसने मुझे अपने कंधे पे रख के दीवार पे चढ़ाया, और फिर हम आए। तो लड़ाइयाँ, शैतानियाँ में ही तो प्यार होता है। बिल्कुल, वही तो आज यादें हैं जिनको मैं संजो रहा हूँ, बिल्कुल, वही मुझे स्ट्रेंथ देती हैं। बिल्कुल सर। अगला प्रश्न है रश्मि का, और ये राजस्थान से है। ये पूछ रही हैं कि सर, कर्नल शर्मा की कौन-सी ऐसी बात है जो उन्होंने आपको कही और आपको वो आज भी याद है? मुझे कर्नल आशुतोष शर्मा की एक-एक बातें याद हैं, जो हमने छोटे बचपन से की हों, या जो लास्ट दिन तक करी हों। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा इकलौता दोस्त था, और हर तरह की बातें करना, हर चीज़ को शेयर करना। मैं उससे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बातें बता करता था, वो मुझसे मिलिट्री लीडरशिप की बातें करता था। हम लोग फ़ोन पे जब भी बात करते थे, जब भी वो ऑपरेशन में नहीं होता था या मैं कहीं बिज़ी नहीं हूँ, नॉर्मली रात के टाइम पे हम बात करते थे, और कम से कम 1.5 घंटे, 2 घंटे बातें करते थे, जिसमें फैमिली की बातें ज़्यादा नहीं होती थी। उसको पता है सब ठीक है, भैया हैं, सब देख रहे हैं,
पल्लवी और उसकी फैमिली भी यहीं जयपुर में थी, इस अभी तो लास्ट इसमें, तो उसको सब पता है भैया इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो 2-4 मिनट बात कर ली, माँ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है। उसके बाद हम बात ही अपने जूनियर्स को किस तरह से रखते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही करते थे। तो मुझे उसकी एक एक बात याद है। वो हमेशा कहा करता था, जरूरी नहीं है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी खुद गलती करके सीखो, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। बिल्कुल। तो मुझे उसकी हर बात याद है, हर समय वो मुझे गाइड करता रहता है आज भी, कि अगर आशु होता तो कैसे क्या कहता, किस तरह से करता, चाहे वो घर का कोई डिसीजन लेना हो, चाहे मुझे अपने प्रोफेशन में कोई तो मुझे एक एक चीजें याद हैं। वो एक एग्जाम्पलरी लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला प्रश्न है रवि का, बिहार से, और ये कैफकैट एस्पिरेंट है, और जो ये पूछना चाहते हैं वो मैं भी काफी देर से सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी एंड में, कि सर क्या आपने कभी डिफेंस ज्वाइन करने के लिए ट्राई नहीं किया था, या कभी सोचा था कि आप भी डिफेंस में जाए? एक्चुअली जिस तरह से आप आंसर्स दे रहे हैं सर, या जिस तरह से आपकी नॉलेज में देख पा रही हूँ एज अ फैमिली मेंबर, मतलब आप कर्नल आशुतोष के भाई के रूप में आज हमारे साथ हैं, बट मैं जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, आज सुन रही हूँ, उस हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि वही आप बोल रहे हैं ना, सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म। तो कभी आपके अंदर नहीं आया कि मुझे भी जाना है आर्मी में, या मुझे खुद भी एक ऑफिसर बनना है? क्या है, अगर मैं आपको वैसे ही सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म कहूंगा तो एक एग्जाजरेशन हो जाएगा, या लगेगा कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म, अपने आप को वैसे ही कहने वाले। तो वो मेरे जहन में है, शुरू से है। और मैं आपको बताऊं, मैंने यूपी सैनिक स्कूल टॉप किया हुआ है। मैं यूपी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में 5th रैंक थी मेरी पूरे यूपी में। मैं गया नहीं किसी वजह से, वो एक अलग बात है। दूसरा, मैंने और आशु ने 5 साल आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है एनसीसी में। तो मैंने 5 साल बहुत अच्छे से एनसीसी करी है हम दोनों भाइयों ने। हमने फायरिंग की है, हमने कैंप्स किए हैं, हमने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में। तो 5 साल मेरे भी कंधे पे स्टार लगे हैं। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर होता था यूपी का, और कर्नल आशुतोष मेरे जूनियर होते थे, जूनियर अंडर ऑफिसर होते थे। 5 साल उन्होंने मुझे सैल्यूट मारा है। तो बहुत फायरिंग करी है हमने, 7.62 राइफल, .22 राइफल, एलएमजी फायरिंग, कॉम्पिटिशन्स, रन, और इवन हम दोनों भाइयों का रिपब्लिक डे परेड में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे भी फौज में जाना था, मैंने तैयारी भी की थी। बट क्या हुआ कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और जिस टाइम हमारे पढ़ाई के टाइम में ग्रेजुएशन के आसपास कुछ फादर की तरफ से जॉब में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ, मेरे से बड़ी सिस्टर ही हैं। तो मुझे अपने इस फौज के जुनून को बीच में रोकना पड़ा, और घर का बड़ा बच्चा होने के लिए मुझे इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी पड़ी। मैं 20 साल का था तब से जॉब कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आर्मी में नहीं जा पाया। बट मैंने ये इंश्योर किया कि आशु का ये सपना ना टूटे, और इतने रिजेक्शंस के बाद भी, इतने प्रेशर के बाद भी उसको कभी ऐसा नहीं होने दिया कि वो आर्मी से अपने को विचलित करे। तो मैं एक्चुअली दिल से, दिमाग से, हर तरह से फौजी हूँ, और मैं अपनी फौजी लाइफ आशु में जीता था। और मैंने 20 साल आशु के साथ फौजी लाइफ जी। मैंने अपने बूट उस दिन हैंग कर दिए 2 मई 2020 को, जिस दिन आशु शहीद हुआ। और अब मैं दोबारा से यूनिफॉर्म पहनूंगा, दोबारा से मेरे स्टार्स लगेंगे यहाँ पे, जिस दिन मेरा छोटा बेटा जो कि 12th में है और एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो ऑफिसर बनेगा। उस दिन मैं दोबारा यूनिफॉर्म पहनूंगा। बिल्कुल ऐसा होगा सर, क्योंकि जिस तरह से आप कर्नल आशुतोष की लाइफ में आपने अपनी लाइफ को देखा है, ऐसा ज़रूर होगा, और उनका आशीर्वाद कहीं न कहीं अपने भतीजे के साथ है। मेरा अगला प्रश्न है जगदीप का, और ये है हरियाणा से, सीडीएस एस्पिरेंट हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि सर, आई हैव बीन टू एसएसबी 5 टाइम्स, नाउ आई एम लेफ्ट विद जस्ट 2 अटेम्प्ट्स। आई फील डिप्रेस्ड समटाइम्स थिंकिंग व्हाट इफ आई डू नॉट मेक इट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, काइंडली गाइड मी। अगर डिप्रेस हो गए तो 2 अटेम्प्ट भी बेकार चले जाएंगे, और अगर डिप्रेस नहीं होगे तो सोचोगे मेरे पास 2 अटेम्प्ट है।
मैं आपको इसके 2-3 लाइव एग्जाम्पल देता हूं। मैंने अभी तक कोशिश करी है कि मैंने आपको जो भी बताया हो उसको एक एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करके बताया हो, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल लगे और आपको लगे कि आप भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल पहले मैं दूंगा। हमारे एक करगिल हीरो हैं मेजर पदम पानी आचार्य। वो शहीद हुए थे करगिल लड़ाई में और वीर चक्र मिला था उनको, इंडियन आर्मी का 2nd हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड। तो जो मेजर पदम पानी आचार्य हैं वो होटल मैनेजमेंट किया उन्होंने। होटल मैनेजमेंट करने के बाद वो होटल इंडस्ट्री में जॉब भी करने लगे और सडनली एक दिन उनको धुन चढ़ी, उनके दिमाग में आया कि मुझे आर्मी में जाना है। घर आके बोला कि पापा मुझे आर्मी में जाना है। उनके फादर भी आर्मी अफसर हैं, उनकी फैमिली में भी सब आर्मी अफसर्स हैं, बट उनको सडनली, आप देखिए होटल मैनेजमेंट किया, जॉब कर रहे हो आप होटल मैनेजमेंट का, और सडनली आपको दिमाग में आया कि मुझे आर्मी में जाना है। और जिस टाइम उन्होंने सोचा ना, उनके पास पहला और आखिरी अटेम्प्ट था। आपके पास तो 2 हैं। बिल्कुल। पहला और आखिरी अटेम्प्ट था उनके पास और उसमें वो सेलेक्ट हुए। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो उनके बारे में गूगल सर्च करके देखिए। और इसके अलावा उनकी बिटिया ने, अपराजिता ने, एक बुक लिखी है भी उन पे। देखिए एक सोल्जर का परिवार क्या कितनी कीमत देता है। वो जो बेटी है अपराजिता, वो अपने पापा के शहीद होने के 3 महीने बाद पैदा हुई। उसने अपने पापा को नहीं देखा है, बट उसने अभी एक बुक लिखी है, बबलू, अवर बबलू। मेजर पदम पानी आचार्य का घर का नाम बबलू था, द हीरो ऑफ द्रास। तो वो बुक जो लिखी है कॉफी टेबल बुक है, और उसमें उसने पूरी फैमिली ने साथ में मिलकर सहयोग से लिखी है। उनमें उनके लेटर्स का कंपाइलेशन है जो वो यूनिट से या वॉर जोन से लिखते थे। आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। मेरा सारे एस्पिरेंट से ये कहना है कि यू शुड रीड एज मेनी एज बुक यू कैन। सो वो बुक आप जरूर पढ़िए, आप देखिए उसमें और उनके बारे में। तो आपके पास तो 2 अटेम्प्ट हैं। मेजर पदम पानी आचार्य के पास 1 थे, वीर चक्र मिला है, ही इज कारगिल हीरो। यू हैव 2। क्या परेशान होने की बात है? डोंट लूज होप। होप खोने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जो एयरफोर्स में जाते हैं पीएबीटी में, तो एक ही अटेम्प्ट मिलता है पूरी लाइफ का। बिल्कुल। पीएबीटी आप एक ही बार क्लियर कर सकते हो। अगर आपने एक बार नहीं किया तो आप दोबारा कभी नहीं मिलता मौका। देखो ना कितने सारे पायलट्स हैं, ऐसे ही बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं जो कह रहा था, कर्नल आशुतोष का, लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, 13th अटेम्प्ट। आप सोच सकते हो 12 बार जो आदमी रिजेक्ट हुआ हो, आप 12 बार मेरे रूम में आओ और आपको 12 बार मैं वापस भेज दूं, आप 13th बार आना चाहोगे? 13th अटेम्प्ट में क्लियर किया। और दूसरी चीज, मैं उनसे पूछता था कि अगर मान लो किसी वजह से आप आर्मी में इसमें नहीं सेलेक्ट हुए 13th अटेम्प्ट में, तो क्या करोगे? तो बहुत मुस्कुराते हुए बोलता था, भैया जवानों की एंट्री से जवान भर्ती होके जवान बन जाऊंगा और वहां से अफसर बन जाऊंगा। जाना फौज में है। तो कन्विक्शन आपका, आपके अंदर का जो जिद है वो कभी मत रहनी भूलिए। चाहिए। बिल्कुल 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 सर। अगला प्रश्न है रोहिणी का पंजाब से, और ये एफकैट एस्पिरेंट हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर व्हाट वाज हिज फर्स्ट वर्ड आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड इन द 13th अटेम्प्ट? रोहिणी एक ही वर्ड बोले थे। मैंने और आशु ने एक ही वर्ड था फोन पे जब उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद तो फिर इमोशंस ही थे, भैया मेरा हो गया। उसके बाद ना वो बोलने की पोजीशन में था, ना मैं सुनने की पोजीशन में था, ना मैं बोलने की पोजीशन में था और वो सुनने की पोजीशन में था। तो दैट वाज द ओनली वर्ड। राइट सर। अगला प्रश्न है गर्वित का बैंगलोर से, और ये एक एनडीए एस्पिरेंट हैं। ये पूछते हैं कि सर अपने आप को मैं कैसे मोटिवेट करूं कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं? दिमाग से फौजी बन जाओ। आज से अभी से ये सोचने लगो कि मैं फौजी बन गया हूं। उसके लिए आपको मैं टिप्स देता हूं। कहना आसान है कि दिमाग से फौजी बन जाओ, पर आप पूछोगे कैसे? आपका चाल चलन, आपका विचार, आपका खाना पीना, आपके कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ एक ऐसा होना। आप सोचो कि मैं एक ऑफिसर हूंगा तो कैसे करूंगा। एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग। आप जब सो के उठो अपने बिस्तरे को सही करो, मेक योर बेड।
इससे कई सारी चीजें होंगी। सबसे पहले आपकी मदर खुश होंगी, यू विल गेट हर ब्लेसिंग्स, शी विल बी एबल टू फील कि मेरे बेटे में कुछ चेंज आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। जब आप एक काम अच्छा करते हो सुबह उठने के बाद, तो आप सारे काम अच्छे करते हो। सुबह उठते ही पेरेंट्स की डांट खानी पड़ेगी, आपने बिस्तरा सही नहीं किया, देन द होल डे गोज फॉर अ टॉस। अपने बेड को साफ करो। मैं क्यों कह रहा हूं ये हमेशा काम आएगा। जब आप एकेडमी में भी होगे तो वहां पे किट ले आउट होता है, राइट। आपको वहां सोने के लिए टाइम नहीं मिलता, हार्डली 2 घंटे भी अगर आप सो लो तो बहुत बड़ी बात है। बट उसमें भी आपको अपनी जो रूम है उसको एकदम फिट रखना पड़ेगा। फिट इन द सेंस, आपके शूज की जगह पॉलिश होने चाहिए, बेल्ट एकदम फुल पॉलिश के साथ होनी चाहिए। हमने भी एनसीसी में किया है 5 साल। टेंट में है, तो आपका टेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसके सामने पिट खुद ही होनी चाहिए, स्नेक पिट। आप अपने एकेडमी में हो तो वहां पे आपको एक एक चीज, सब चीज जगह पे रखी होनी चाहिए, बुक्स आपकी एक तरफ रखी होनी चाहिए। तो जब ये आपको वहां करना पड़ेगा जहां आपको 2 घंटे भी सोने को नहीं मिलेगा, और इतने सारे फिजिकल एक्टिविटी, इतना सारा मेंटल आपको वो चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, फिजिकली आपको इतना करना पड़ेगा। तो अगर ये आदतें आप में अभी से हैं तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं नया है। आप जो कपड़े पहनते हो, जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनो या आपके पास 10 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, बट अगर आपके पास 2 जोड़ी भी हैं, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने भी अपना बचपन ऐसे ही करा है, तो 2 ही कपड़े हैं बट वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, वेल प्रेस्ड होने चाहिए, तरीके के होने चाहिए। आजकल के बच्चे फटी हुई जीन्स पहनते हैं एंड दे फील दैट दे आर वेरी मॉडर्न। आई डोंट से, दिस इज माई ओपिनियन, आप शायद इसको नहीं करेंगे बच्चे आज के, बट अगेन दिस रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर, दिस रिफ्लेक्ट्स योर वे ऑफ थिंकिंग। 2 जोड़ी कपड़े हैं बट कपड़े ऐसे होने चाहिए कि वेल प्रेस्ड होने चाहिए। फौज में एक वर्ड होता है बियरिंग, आपकी बियरिंग कैसी है। आप किसी भी यूनिट में जाओगे तो गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले एक शीशा लगा होगा, सीओ के रूम में जाओगे उसके रूम में एक शीशा लगा होगा, 2IC के रूम में जाओगे, एडजुटेंट के रूम में जाओगे एक शीशा लगा होगा, क्वार्टर मास्टर पे जाओगे एक शीशा लगा होगा। किस लिए? कि आप अपनी बियरिंग देखो कैसी है, आपका कैप कैसे है, हैकल सही लगा है कि नहीं लगा है, आपका टर्नआउट कैसा है, स्टार्स चमक रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो बियरिंग आपको कैसी है, तो आप विदाउट सोल्जर, विदाउट यूनिफॉर्म भी अगर आपकी बियरिंग सही है तो आपकी वहां भी सही रहेगी। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, वो भी जो बंदा है वो भी आपकी बियरिंग देखेगा कि यार ये कैसे, इसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। उन सबको पता है कि ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ऑफिसर नहीं बन सकते, अपर क्लास के बनते हैं या आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे बनते हैं। ये सब मिथ है, बिल्कुल, ये सब मिथ है। आप कैसे हो, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है, आपको लोगों को साथ में ले चलने का आप में क्षमता है कि नहीं है। ध्यान रखो, एक लेबर से ज्यादा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है और कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा पैसा आर्किटेक्ट को मिलता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपको काम करने का पैसा नहीं मिलता, आपको काम करवाने का पैसा मिलता है। अगर काम करने का मिलता तो सबसे ज्यादा उस लेबर को मिलता जो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाता है, बिल्कुल सही। बट उससे ज्यादा उसके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है जो उसको बताता है कैसे करो, और उससे ज्यादा उस आर्किटेक्ट को मिलता है जो घर पे बैठ के ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ के उस बिल्डिंग को बनाता है दिमाग से। बिल्कुल सर। तो अपनी बियरिंग सही करो, अपने अंदर क्वालिटीज, बुक्स पढ़ो, जितनी बुक्स आप पढ़ सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अभी पेंडेमिक का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, आप ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, बट ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इन रीडिंग बुक्स। अपने फैमिली सर्किल का एक दिन जूम मीटिंग रख लो, सबको बोलो कि भाई आप ये बुक पढ़ो, आप ये बुक पढ़ो, आप ये बुक पढ़ो, और उसके बाद एक मीटिंग, जूम मीटिंग रखो कि चलो आप बुक रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या है। आप देखो कितने सारे चैलेंजेस आएंगे। कोई कहेगा अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई कहेगा मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। तो सबको साथ में लेके, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आप स्पोर्ट्स में, गेम्स में साथ खेलते हो तो बहुत अच्छी स्पोर्ट स्पिरिट आती है, टीम बिल्डिंग आता है। अभी वो चैलेंज है आपके साथ, तो आपको इस पैंडेमिक के टाइम में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे वो करना है, इसके लिए सोचना है। मानसून का टाइम है, प्लांटेशन करिए, दिस विल गिव यू सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। आपको अच्छी फीलिंग आएगी जब आप अपना PIQ भरोगे तो उसमें लिखोगे ये चीजें,
अदरवाइज थोड़ा भी आर्टिफिशियल हुए, आपने थोड़ा भी कुछ काम ऐसा किया जो आप हो नहीं, तो वो 5 दिन में अलग अलग टेस्ट में आपको एसेस कर लेंगे कि ये इसने लिखा कुछ है, किया कुछ है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, थीम आपको जो फोटोग्राफ्स दिखा के वो करते हैं। अगर आपकी 5 उसमें अलग अलग वो हैं, कंक्लूजन डराइव हो रहा है, इसका मतलब यू आर हाइडिंग समथिंग, और एक जगह तो वो ब्लैंक दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है, देन यू हैव टू राइट, एंड वो सारी चीजें मैच करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी नेचुरल, नॉर्मल, व्हाट एग्जैक्टली यू आर। तो वो बनना आज से ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अगला प्रश्न सर कुणाल का हिमाचल से, और ये सीडीएस एस्पिरेंट हैं। ये पूछते हैं कि अगर मुझे कर्नल आशुतोष शर्मा के जैसा ब्रेव बनना है, तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए अभी से? आई एम 22 ईयर्स ओल्ड नाउ, और ये चीज शायद मैं आपसे अच्छा कोई नहीं मुझे बता पाएगा। सो प्लीज कंसिडर माई क्वेश्चन। देखो, ब्रेव बनने के लिए एक तो आपको मैं बताऊं, हिमाचल एक छोटी सी जगह है, पर वहां पे आप पालमपुर जानते होगे। उस पालमपुर, बहुत सारे तो लोगों को शायद पता ही नहीं होगा वो पालमपुर कहाँ है, गूगल करके देखना पड़ेगा। बट उस पालमपुर ने हमें देश के 2 बहुत वीर सपूत दिए हैं। तो कोई जगह छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ब्रेव बनने के लिए, एंड खासकर फौज में जाने के लिए, एंड अदरवाइज एवरीवेयर, आपको 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। एक आपका मॉरल करेज, और दूसरा फिजिकल करेज। ये अगर है तभी आप ब्रेव बन पाओगे। कहना कि मैं बहुत बहादुर हूं, मैं ये कर दूंगा, बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप बस अपनी AK-47 उठा के और दुश्मनों को मारने निकल जाओगे। ये तो बहुत बाद की काम बात होती है। कितने लोग RR टेन्योर काट के चले आते हैं और वो एक फायर भी नहीं कर होता है, फायर फाइट भी एक बार भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो एक मॉरल करेज है, एक फिजिकल करेज है। मॉरल करेज आप एस्पिरेंट्स में क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, और आपके अंदर ये करेज होना चाहिए कहने का कि सर ये सही नहीं है, ये गलत है, या इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये इनिशियली शायद आपको ना वो करनी पड़े, जब आप कैप्टन, मेजर एंड अबव जाना शुरू होगे तो आपको मॉरल करेज डेमोन्स्ट्रेट करने का बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके एक डिसीजन से 200, 500, 1000 जवान इफेक्ट होंगे। आपके एक गलत डिसीजन से उल्टा भी हो सकता है। तो मॉरल करेज भी आपको आना चाहिए, अभी से आना चाहिए। अगर कुछ चीज आप गलत होती हुई देख रहे हो तो कहने का तरीका आपका होना चाहिए, बट बोलना चाहिए सर आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे करें तो ऐसा नहीं रहेगा। एंड आप यंग एस्पिरेंट्स के लिए फिजिकल करेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं सबको यही कहता हूं जो भी मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे हम जाएं आर्मी में या क्या तैयारी करें, अपार्ट फ्रॉम ऑफिसर लाइक क्वालिटी, द अदर इज द फिजिकल करेज। एंड फिजिकल करेज के लिए मिनिमम 5 किलोमीटर रनिंग आपको डेली करनी है, एंड 100 पुशअप्स। क्यों कह रहा हूं? आप फौज में जिस दिन जाओगे, SSB में आपका वहां पे फिजिकल टेस्ट होगा, वहां काम आएगा। एकेडमी में आपको खुश हो गए तो आपसे कहेंगे 100 पुशअप मारो, आपको पनिशमेंट देंगे तो कहेंगे 100 पुशअप मारो, आपको खुश हो गए तो बोलेंगे जाओ 5 किलोमीटर चक्कर लगा के आओ अपनी गन ऊपर रख के, नाराज आपको पनिशमेंट मिलेगा तो बोलेंगे 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ। मींस हर जगह आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। अगर आप डेली बेसिस पे 5 किलोमीटर रन और 100 पुशअप्स करते हो, इसके अलावा आपको जो करना है जिम और वो करो, वो एक अलग चीज है, बट ये मस्ट है। अगर आप ये 2 चीजें करते हो, आपको कहीं कोई रोक ही नहीं सकता, राइट फ्रॉम SSB टू एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ यू विल बिकम ब्रेव। एंड द थर्ड थिंग, अगर आप कर्नल आशुतोष जैसे ब्रेव बनना चाहते हो तो मैं उसके आपको ब्रेवरी के टिप्स दे दूं कि वो क्यों इतना ब्रेव था, किस तरह से इतना ब्रेव था। पहली चीज, बुक रीडिंग। वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। आप किसी सब्जेक्ट पे उससे बात कर लीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आर्मी, आर्मी तो आप किसी इस कंट्री के आर्मी के बारे में पूछ लीजिए। अदर देन दिस आप ऑटोमोबाइल में बात कर लीजिए, किसी करंट टॉपिक पे बात कर लीजिए। तो
आपको जितना पढ़ोगे दैट इज योर विजडम, वो आपकी स्ट्रेंथ है. यू कैन टॉक फॉर आवर्स इफ यू हैव द नॉलेज. 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता था वो डेली. पर मंथ बीइंग दी CEO ऑफ 21 RR, जहां वो 4 घंटे से ऊपर मैंने उसको कभी सोता हुआ नहीं देखा, वो पर मंथ 4 से 5 बुक पढ़ता था. 4 से 5 बुक्स पर मंथ पढ़ता था, डिस्पाइट बीइंग दी CEO ऑफ 21 RR एंड इतने सारे ऑपरेशन, इतनी सारी चीजें. बुक्स पढ़िए, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए. उसको पूरे एरिया का एक एक चप्पा चप्पा पता था. अगर उसका कोई कंपनी कमांडर उसको बोलता था कि सर इस जगह पे, तो वो पूरा नक्शा उसको वहीं बता देता. जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ये होगा, इस तरह से ये होगा. तो अगेन कमिंग बैक टू द नॉलेज, आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना है. जो चीज आपको दी गई है आपको इन एंड आउट आनी है. जो चीज बंदा आपको समझा रहा है उससे 10 बार समझो. नहीं समझ में आता 11वीं बार समझो. अपना पॉइंट रखो कि सर अगर इसको ऐसे करें तो क्या होगा. और फिर जब फाइनली आपने एग्री कर लिया उस पॉइंट पे, देन इट इज योर बॉल गेम. इट यू हैव टू डिलीवर दैट. सो ही वाज द मास्टर इन सब्जेक्ट. थॉरो वोरेशियस रीडर. बुक पढ़ना. फौज का आपको उससे कोई भी चीज पूछ लो वो आपको बता देगा, इसकी रूलिंग ये है, इसकी रूलिंग ये है, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते. थॉरो मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड अल्टीमेट उसके मैन. आपकी टीम में कौन खेल रहा है वो आपकी जीत को डिसाइड करेगा. अलोन यू कांट डू इट. तो आपके जवान, आपके जूनियर ऑफिसर्स, आपके सीनियर ऑफिसर्स, आपका गनर, आपका ड्राइवर कितना कॉम्पिटेंट है और वो उस टाइम में एडवर्सिटी में किस तरह से रिएक्ट करता है और आप उस टाइम में उन लोगों को कैसे कमांड करते हो. बिलीव मी, हमारा देश का सिपाही पता है क्यों शहादत देता है? क्योंकि जो ऑफिसर उसको कमांड कर रहा होता है, अगर उसके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट है तो वो शहीद हो जाता है. बिल्कुल. उसके एक कहने पे वो उसके आगे खड़ा होकर अपनी जान दे देता है. तो यू हैव टू बिकम दैट लीडर. वो लीडरशिप क्वालिटी आपको अंदर डेवलप करनी है. बिल्कुल सर. पीयूष जी, ये तो कुछ प्रश्न थे जो हमने अपने एस्पिरेंट से लिए हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, चाहे वो सीडीएससी के थ्रू हो या एनडीए हो या इंटरव्यूज़ हो. क्या सजेशंस अब आप उन बच्चों को देना चाहेंगे जो निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सेना में आएँ? सबसे पहले बिल्कुल नेचुरल रहो. आर्टिफिशियल चीज़ों का कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है. एंड जब आप एसएसबी में जाते हो तो वहाँ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको किस किस एंगल से देखा जाता है, कौन कौन लोग एसेस कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है. और अगर आप बिल्कुल भी आर्टिफिशियल हो, आपको वो इमीडिएट पकड़ लेंगे. उसके लिए सिर्फ यही तरीका है कि जो आपको तब बनना है या करना है वो आज आपको आज से प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. बी नेचुरल, बी वट एवर यू आर. इन केस अगर सिलेक्शन भी नहीं हुआ, देन एटलीस्ट यू विल बी अ सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म फॉर योर लाइफ. पीपल विल एडमायर यू. एंड फौज के अलावा भी कहीं आप नौकरी करोगे ना, तो लोग कहेंगे कि यार ये आदमी अलग है. बिल्कुल. तो बी नेचुरल, बी नॉर्मल. टीम बिल्डिंग पे काम करिए. अपने थॉट्स को, डोंट बी अ सोशल मीडिया वॉरियर. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एस्पिरेंट्स जो है ना, वो कुछ भी होगा तो वो जय हिंद और ऐसे, और डोंट बी अ सोशल मीडिया वॉरियर. सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है आजकल के लोगों को. ये कास्ट हमारी दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ऐसे करना चाहिए और जय श्री राम और ये और वो. नथिंग डूइंग. फौजी का एक ही धर्म है, उसकी यूनिट, उसका देश. बिल्कुल. और कोई धर्म नहीं है. फौजी का एक ही दुश्मन है जो देश का दुश्मन है. कोई भी कास्ट, कोई भी जात, किसी भी पार्ट का हो. तो आपको वही सोचना है. डोंट बी अ कीबोर्ड वॉरियर. कीबोर्ड वॉरियर्स आर क्या है? हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं. नॉट रिस्पॉन्ड, दे रिएक्ट. कुछ भी आएगा, एवरीबडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग. यू नीड टू रिस्पॉन्ड. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ.
बिल्कुल। सो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रही हैं। आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। मेहनत से काम करो, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में पार्ट लो, आप अपने आप बन जाओ। बुक रीडिंग पे बहुत टाइम दो, चीज़ों को एनालाइज करो, बुक्स के रिव्यूज़ लिखो, आपने क्या सीखा उससे, और हर चीज़ में कुछ एक्शनेबल चीज़ें लाओ। मैंने शायद अभी तक जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं, तो उसमें हर जगह आपको एक एक्शनेबल चीज़ लाने की कोशिश की है कि उससे आप क्या एक्शन ला सकते हो। कर्नल आशुतोष शर्मा वीर थे, तो उससे आप अपनी लाइफ में क्या ला सकते हो। बिल्कुल। मोटिवेशन 5 मिनट का होता है। 15 अगस्त को आप देखोगे दुनिया भर का जय हिंद झंडा और सब कुछ। 16 अगस्त को वी आर बैक टू नॉर्मल, एंड वही अपने को क्रिटिसाइज करना, वही अपना उसी तरह से टाइम पास करना। बिल्कुल। तो डोंट बी अंडर दिस फॉल्स प्रिटेंस। मोटिवेशन एक दिन का नहीं है। शहीद परिवारों को या सोल्जर्स की फैमिली से मिलो, आप देखोगे, आपको ये जरूर पता होगा कि आपके शहर में बड़े कौन लोग रहते हैं, कोई सेलिब्रिटी रहता है, कौन कहाँ रहता है, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आपके शहर में कितने फौजी परिवार रहते हैं। बिल्कुल। कितने फौजी परिवार ऐसे रहते हैं जिनके फादर कहीं JNK में, कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टेड हैं, लेह लद्दाख में पोस्टेड हैं। हेल्प देम, गो एंड मीट देम। उनकी फैमिली में बच्चे हैं जो आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, वो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं। उनको टाइम दो, पढ़ाओ, हेल्प करो, आप अंदर से अपने आप फौजी अक्यूमन आ जाएगा। बिल्कुल सर। पीयूष जी, कोई आपका संदेश टीम एसएसबी क्रैक के लिए? मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली टीम SSB क्रैक से। जब से मैं कनेक्ट हुआ, मुझसे लोग SSB टीम SSB क्रैक ने मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करी। आई फाउंड देम टू बी वेरी प्रोफेशनल। आप लोगों का जो शुरू से अप्रोच है वो मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी। आई कीप गिविंग इंटरव्यूज ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, हर जगह मैं देता रहता हूँ। आई फाउंड द टीम SSB टू बी वेरी प्रोफेशनल। बहुत प्रोफेशनल लोग लगे मुझे, और हर चीज़ में एक प्रोफेशनलिज्म दिखाई दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसी से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अ, आप लोगों के यहाँ जो कैडेट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, दे मस्ट बी गेटिंग अ गुड knowledge. So you people are doing a great job. ऑनलाइन पढ़ाई चैलेंजिंग है, बट आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर रहे हो, एंड अलग अलग तरह के उसमें तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के सारे और मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज और सबके लिए। दैट इज अगेन कमेंडेबल। एंड ये भी एक बहुत बड़ा देश सेवा है, और अगेन एक सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म काम है कि लोगों को देश सेवा के लिए तैयार करना। तो आप सबको मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा कभी भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी तरह का हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और किसी भी तरह से मैं आपके कैडेट्स के, आपके एस्पिरेंट्स के काम आ सकूं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू। माई बेस्ट विशेज़ टू द टीम SSB क्रैक फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। माई सैल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच सर। और कर्नल आशुतोष का जीवन, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि कर्नल आशुतोष ने बहुत छोटा जीवन काटा है, लेकिन उनका इतने एज वाइज़ छोटा बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम इस जीवन में किया है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। आने वाली अनेक पीढ़ियाँ उनके इस बलिदान को याद रखेंगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके बेटे के लिए भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत जल्द अपनी सिलेक्शन करे, एनडीए पास हो, एक बहुत अच्छा ऑफ़िसर बने और अपने चाचा का नाम ऐसे ही और आपका नाम पूरे देश में ऊँचा करे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके लिए। आप ही के माध्यम से मैं मिसेज़ आशुतोष को और उनकी बेटी को भी बहुत सारा प्यार और अभिनंदन देना चाहूँगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक की इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें।
बुक्स का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक। कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। धन्यवाद। जय हिंद।